वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? ए वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ सवाल करेंगे सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड, जिसमें कुछ सवाल मोटर के होंगे और कुछ सवाल जनरेटर के होंगे। जो आपके जितने भी एग्जाम हैं आईटीआई के, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे बीएसपीएससीएल का हो, चाहे यूपीपीसीएल का हो, चाहे हरियाणा एलएम वगैरह का हो, इवन जेई के एग्जाम में भी ये सारे सवाल आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज की कहानी। तैयार हैं आप लोग? बोलो। शुरू करें? तैयार हैं आप लोग? चलिए, पहला सवाल ये है आपका, द स्पीड ऑफ टू पोल अल्टरनेटर एट 60 हर्ट्ज इज। स्पीड ऑफ टू पोल अल्टरनेटर एट 60 हर्ट्ज, तो जिस स्पीड पे घूमता है वो स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड। अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर। अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर या प्रत्यावर्तक बोलते हैं। एनएस होता है 120F/P। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 60 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को 60 रखिए। पोल कितना है? 2 पोल, तो 2 छक्का 12, 60 गुणे 60, 3600 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट। 3600 आरपीएम। ए ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत है इस सवाल में? बोलिए। अशोक, सचिन, चिंटू, जयकांत, मनीष, एवरीवन। क्या होगा आंसर? 3600 आरपीएम। ए। नेक्स्ट, अगला है कि द रेटिंग ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज यूजुअली गवर्न्ड बाय इट्स। तुल्यकालिक मशीन का निर्धारण, रेटिंग का निर्धारण सामान्यतः इसकी डॉट 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 से नियोजित होता है। जो रेटिंग होती है सिंक्रोनस मशीन की, वो किससे गवर्न होती है या किससे निर्धारित होती है? स्पीड से, टेम्परेचर राइज से, वेट से, या इसमें से कोई नहीं? बताइए। जो आपकी रेटिंग है वो किससे गवर्न होती है? तो सिंक्रोनस मशीन की जो रेटिंग होती है वो गवर्न होती है उसके टेम्परेचर राइज यानी तापमान वृद्धि से। किससे गवर्न होती है? किससे सुनियोजित होती है? टेम्परेचर राइज या तापमान वृद्धि से। ठीक है, टेम्परेचर राइज, तापमान वृद्धि से। रेटिंग, क्योंकि ज्यादा रेटिंग है तो उसमें टेम्परेचर राइज भी ज्यादा होगा। कम रेटिंग की मशीन है तो टेम्परेचर राइज भी कम होगा। अगर कोई मशीन है उसमें उसकी केवीए एमवीए रेटिंग ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा तापमान पैदा होगा जब मशीन चलेगी तो। और कोई मशीन है जिसकी केवीए एमवीए रेटिंग कम है तो उसमें कम तापमान पैदा होगा जब मशीन चलेगी तो अगर बड़ी मशीन है ज़्यादा केवीए की तो टेम्परेचर राइज भी ज़्यादा होगा। कम रेटिंग की मशीन है, कम केवीए की मशीन है तो उसमें टेम्परेचर राइज यानी तापमान में वृद्धि भी कम होगी। तो जो मशीन का निर्धारण होता है सामान्यतः उसके टेम्परेचर राइज से, तापमान वृद्धि से होता है। क्योंकि ज़्यादा रेटिंग की मशीन है, जो ज़्यादा तापमान में वृद्धि होगी उस हिसाब से इंसुलेशन का भी इंतजाम करना पड़ेगा। कम रेटिंग की मशीन है तो कम तापमान में वृद्धि होगी, उस हिसाब से कम इंसुलेशन से ही काम चल जाएगा। ठीक, अगला ये है कि द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर ड्रिवन बाई कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट कैन बी चेंज्ड बाई चेंजिंग इट्स।
नियत प्रधान चलित निवेश यानी प्राइम मूवर इनपुट द्वारा चलित प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणक डॉट 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 को बदलकर परिवर्तित किया जा सकता है। बताइए। इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। इसका जवाब दीजिए। देखो सवाल यह है कि पावर फैक्टर को बदलना है। अंग्रेजी में पढ़ोगे तो ज्यादा आसान है, हिंदी में पता नहीं क्या नियत प्रधान चलित निवेश, इतनी टफ टफ हिंदी, द्वारा चलित प्रत्यावर्तक शक्ति गुणांक को बदलकर परिवर्तित किया जा सकता है। नहीं, मोटा मोटा ये कहना चाह रहा है कि पावर फैक्टर को बदलना है तो क्या बदल करके हम बदल सकते हैं, एक फिक्स्ड स्पीड से कोई अल्टरनेटर चल रहा है। कहने का मतलब है कोई अल्टरनेटर है, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर है, उसको एक नियत स्पीड, एक फिक्स्ड स्पीड से घुमाया जा रहा है और उसके पावर फैक्टर को बदलना है। तो पावर फैक्टर को क्या बदल के बदल सकते हैं? फील्ड करंट। फील्ड करंट बदलोगे तो पावर फैक्टर बदल जाएगा। फील्ड करंट बदलोगे तो पावर फैक्टर बदल जाएगा। देखो ये है फील्ड करंट IF और ये है पावर फैक्टर, ये है पावर फैक्टर, ये है फील्ड करंट, ये है पावर फैक्टर। आप अगर फील्ड करंट को बदलोगे तो पावर फैक्टर बदलेगा। ये कौन सा कर्व है? इन्वर्टेड वी कर्व। इन्वर्टेड वी कर्व यही तो है कि फील्ड करंट बढ़ाओगे तो पहले पावर फैक्टर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, पावर फैक्टर अधिकतम होगा, फिर पावर फैक्टर घटेगा। तो फील्ड करंट बढ़ाने पर पहले पावर फैक्टर बढ़ के अधिकतम होगा और फिर घटेगा। ये कहानी है। फील्ड करंट बढ़ाने पर पहले पावर फैक्टर बढ़ के मैक्सिमम होगा और फिर उसके बाद घटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो आपका उत्तर क्या होगा? फील्ड एक्साइटेशन। फील्ड करंट को आप फील्ड एक्साइटेशन बोल सकते हो, क्षेत्र उत्तेजन। क्षेत्र उत्तेजन मतलब रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग लपेटी जाती है उसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, और उसको जो करंट दी जाती है उसको फील्ड करंट बोलते हैं। या फील्ड वाइंडिंग से जो बैटरी जोड़ी जाती है उसको फील्ड एक्साइटेशन या डीसी एक्साइटेशन कर सकते हैं। ठीक है, बोलो संतोष। तो उत्तर क्या होगा? फील्ड एक्साइटेशन। समझ में आया? ये सब सवाल छोटे छोटे हैं मगर एग्जाम में आने के बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और आप गलत करते हो, कई बार करते हो ना। नेम द इक्विपमेंट विच रन्स एन अल्टरनेटर। उस उपकरण का नाम बताइए जो एक प्रत्यावर्तक को चलाता है। चलाता है भाई, अल्टरनेटर में क्या करते हो आप? अल्टरनेटर को मैकेनिकल इनपुट दे करके आप उसके रोटर को घुमाने की कोशिश करते हो। आप क्या करते हो? मैकेनिकल इनपुट दे करके उसके रोटर को घुमाने की कोशिश करते हो और उसका रोटर घूमता है, रोटर घूमता है। मैकेनिकल इनपुट देते हैं और उसका रोटर घूमता है। तो मैकेनिकल इनपुट दे करके रोटर को घुमाने का काम हम करते हैं अल्टरनेटर में। और रोटर जब घूमता है तो फिर आपकी जो स्टेटर की वाइंडिंग है, जिसको कि आप आर्मेचर वाइंडिंग कहते हो, वहां पे वोल्टेज मिलता है। जब आप रोटर को घुमाते हो तो आपको फाइनली स्टेटर वाइंडिंग, जिसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, उसके क्रॉस वोल्टेज मिलता है। तो अल्टरनेटर में मैकेनिकल इनपुट दिया जाता है, रोटर को घुमाया जाता है। तो रोटर को जिस भी चीज से घुमाते हो आप उसको बोलते हैं प्राइम मूवर। रोटर को जिस चीज से घुमाओगे ना आप उसको बोलते हैं प्राइम मूवर। आप कई बार टरबाइन की मदद से घुमाते हो या कई बार जिसकी भी मदद से घुमाते हो आप उसको क्या बोल सकते हो? प्राइम मूवर। यही तो काम आप करते हो पावर प्लांट में। पावर प्लांट में क्या करते हो? जैसे थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में अल्टरनेटर को हम कैसे घुमाएंगे? अल्टरनेटर को घुमाने का मतलब उसके रोटर को घुमाना। आप सबसे पहले पानी ले आते हो, पानी को गर्म करते हो, पानी को गर्म करके आप भाप में बदलते हो,
और फिर उस भाप को टरबाइन के ऊपर ले जाते हो, टरबाइन की पत्तियों के ऊपर फेंकते हो, टरबाइन के बेड्स के ऊपर ले जाते हो, तो टरबाइन घूमती है। और जब टरबाइन घूमती है तो टरबाइन के साथ ही जुड़ा होता है, कपल्ड होता है, जुड़ा होता है कौन? अल्टरनेटर का रोटर। तो टरबाइन घूमती है तो अल्टरनेटर का रोटर भी घूमता है, और अल्टरनेटर का रोटर घूमता है तो फिर आपको वोल्टेज मिलने लगता है। तो जो भी चीज आपके अल्टरनेटर के रोटर को घुमाती है उसको बोलते हैं प्राइम मूवर। ठीक, नेक्स्ट, द रेटेड वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर यूज्ड इन पावर स्टेशन इज यूजुअली, नॉर्मली जो पावर स्टेशन है मतलब पावर प्लांट जो है उसमें नॉर्मली जो हम अल्टरनेटर यूज करते हैं वो नॉर्मली किसने वोल्टेज पर बिजली पैदा करते हैं? जो पावर प्लांट में आप जनरेटर यूज करते हो, हम आपको बता दें कि जो थर्मल पावर प्लांट पे हम जनरेटर यूज करते हैं वो यही सिंक्रोनस जनरेटर ही होता है, जिसको कि आप अल्टरनेटर बोलते हो। वो जनरेटर जो वोल्टेज पैदा करता है या जो बिजली पैदा करता है, जो इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करता है, वो किस वोल्टेज पे पैदा करता है? तो सामान्यतः या अधिकांशतः वो 11 केवी वोल्टेज पे पैदा करता है, 11 केवी वोल्टेज पे पैदा करता है वो। ठीक है, 11 केवी, 11 केवी 11 केवी वोल्टेज पैदा करता है ज्यादातर। चिंटू बोल रहा है 66 केवी ना, 66 केवी तो बहुत ज्यादा वोल्टेज है। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हमेशा लो वोल्टेज पे किया जाता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज पे नहीं करते। अगर आप 66 केवी, चिंटू कह रहे हैं सर 66 केवी पर कैद पैदा करते, नहीं, अगर आप बिजली को ज्यादा वोल्टेज पे पैदा करोगे ना तो उसके कई सारे नुकसान होते हैं। इसलिए सलाह ये दी जाती है कि बिजली जो है, पावर जो है, आप पैदा लो वोल्टेज पे करो, बाद में उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने से पहले या ट्रांसमिशन से पहले स्टेप अप कर लो, स्टेप अप कर लो ट्रांसमिशन से पहले, क्योंकि स्टेप अप करने के फायदे हैं, बट पैदा तो लो वोल्टेज पर किया जाता है। तो बिजली का उत्पादन हमेशा निम्न विभव पे किया जाता है, जो कि लगभग 11 केवी के आसपास होता है। तो आपको उत्तर होगा 11 केवी, 11 केवी। ठीक, यह है कि अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन द पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर इज, ये सवाल है, इसका आंसर आपको रटा होना चाहिए, मैं इसको बहुत ज्यादा समझाऊंगा नहीं। आप बताइए शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पावर फैक्टर कितना होगा किसी अल्टरनेटर का? शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पावर फैक्टर कितना होगा? देखो, शॉर्ट सर्किट कंडीशन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये मान लीजिए स्टेटर की वाइंडिंग है, स्टेटर है जिसको कि आप आर्मेचर भी बोलते हो, ये क्या है? ये है स्टेटर जिसको कि आप आर्मेचर भी बोलते हो, और ये है आर्मेचर वाइंडिंग या स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग, ये है आपका रोटर। इसके ऊपर आपने फील्ड वाइंडिंग को लपेट दिया, फिर डीसी सप्लाई दे दिया आपने, फील्ड वाइंडिंग को आपने लपेट दिया, डीसी सप्लाई आपने दे दी, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया। नॉर्थ से फ्लक्स निकल रहा है और ये फ्लक्स साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ की तरफ जा रहा है। आप इसको प्राइम मूवर से मैकेनिकल इनपुट देके घुमाते हो, और जब आप इसको घुमाते हो, इसको घुमाते हो तो इसका जो फ्लक्स नॉर्थ से साउथ जा रहा है वो फ्लक्स इस स्टेटर की वाइंडिंग से पास होता है और बदलता है। तो फैराडे भैया जो कह के गए हैं कि अगर किसी क्वाइल से पास होने वाला फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप नाम देते हो ईबी। क्या नाम देते हो? ईबी, बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहां हम नॉर्मली लोड लगाते हैं, क्या लगाते हैं? लोड। क्या लगाते हैं? लोड। अगर हम यहां इसको शॉर्ट सर्किट कर दें, क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट कर दें, मान लीजिए इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, कोई लोड नहीं लगाया पर हमने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो पावर फैक्टर कितना होगा ये पूछा है। हमने कोई लोड नहीं लगाया, यहां कोई लोड नहीं लगाया बल्कि इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद, शॉर्ट सर्किट लघुपतित कर दिया हमने, लोड को क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट। इसको कोई लोड नहीं लगाया बल्कि शॉर्ट सर्किट कर दिया, हाँ लोड नहीं लगाया, कोई शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो पावर फैक्टर कितना होगा ये पूछा गया है, पावर फैक्टर कितना होगा ये पूछा गया है। तो आपका पावर फैक्टर बताइए कितना होगा?
पावर फैक्टर होगा ऑलमोस्ट जीरो और लैगिंग, याद रखना पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो होगी लगभग और नेचर में लैगिंग होगा, याद रखना ये आंसर। पावर फैक्टर जीरो होगा और नेचर में लैग होगा। पावर फैक्टर विल बी जीरो और नेचर में लैगिंग होगा, यानी करंट आपकी वोल्टेज से लैग करेगी, याद रखना ये ऑलमोस्ट जीरो मतलब वैल्यू जीरो होगी और नेचर लैगिंग होगा। लैगिंग का मतलब करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, यानी लगभग कहानी ये होगी ऐसे, आपका अगर वोल्टेज इस दिशा में है तो करंट इस दिशा में होगी, V और I के बीच में एंगल लगभग 90 डिग्री है। कितना है? V और I के बीच में जो एंगल है, कोण है, वो लगभग 90 डिग्री है। तो अगर कोण 90 डिग्री है तो थीटा क्या है? थीटा 90 डिग्री है। तो अगर थीटा 90 है, थीटा 90 डिग्री है तो कॉस थीटा कॉस 90 कितना हो गया? जीरो। तो पावर फैक्टर कितना हो गया? जीरो। जीरो है मगर करंट वोल्टेज से लैग कर रही है, ठीक है, वही कहानी है। तो आपका आंसर होगा पावर फैक्टर जीरो है और लैग है, ये कहानी, ये रटा होना चाहिए आपको। ऐसा सवाल आए सीधे टिक मार के आगे बढ़ जाओ। बोलो, याद रहेगा अशोक? अगला सवाल, है कि वोल्टेज ड्रॉप इन एन अल्टरनेटर कैन बी डिटरमाइंड विच आर द फॉलोइंग फैक्टर। एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? वोल्टेज ड्रॉप जो अल्टरनेटर में होगा वो किसके द्वारा निर्धारित होगा? पावर फैक्टर गुणे लोड करंट, या पावर फैक्टर गुणे लोड करंट का स्क्वायर, या केवल लोड करंट, या वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द लोड। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा किसी भी अल्टरनेटर में वो किस चीज से निर्धारित होगा? किस चीज से निर्धारित होगा? शोभित गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून होने वाला है, तो 12 बजने में 4 मिनट बाकी। देखो वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है? वोल्टेज ड्रॉप V होता है I इंटू आर, ये तो होता है। आपसे पूछा वोल्टेज ड्रॉप किसी अल्टरनेटर में किससे डिटरमाइन होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ये है, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है कि ये आपकी वाइंडिंग, यहां पे कोई लोड होगा, यहां पे क्या होगा? कोई लोड लगा होगा नॉर्मली। अब इस लोड में कितनी करंट होगी वो डिपेंड करेगा लोड की वैल्यू पे। अगर लोड ज्यादा है तो इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगी, लोड कम है तो इसमें कम करंट फ्लो होगी, लोड है ही नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो इसमें जो बहने वाली करंट है लोड में वो डिपेंड करेगी लोड पे। अगर हैवी लोड है, भारी लोड है तो ज्यादा करंट बहेगी, छोटा लोड है तो कम करंट बहेगी, लोड है ही नहीं तो करंट जाएगी ही नहीं। तो अब अगर ज्यादा करंट जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप इसमें ज्यादा होगा। भाई इस वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस वगैरह होगा कि नहीं होगा, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप तो होगा, हाँ होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप V बराबर I इंटू आर अगर है तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? करंट पे। अगर इसमें ज्यादा करंट जा रही है तो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, कम करंट जा रही है तो कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। और करंट का जाना किस पे डिपेंड करता है? लोड पे। अगर लोड हैवी है, भारी है तो ज्यादा करंट लेगा, लोड छोटा है तो कम करंट लेगा। यानी लोड की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा करंट कितनी आएगी या जाएगी। हैवी लोड है तो ज्यादा करंट लेगा, छोटा लोड है तो कम करंट लेगा। तो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डिपेंड करेगा उसमें बहने वाली करंट पे, लोड करंट पे, करंट पे। तो किस पे डिपेंड करेगा? आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है
वो डिपेंड, क्योंकि नॉर्मली जो रिएक्टेंस होगा इसका वो तो फिक्स है, रेजिस्टेंस वगैरह वाइंडिंग का रेजिस्टेंस वगैरह तो नॉर्मली फिक्स मान के चलेंगे हम। ठीक है, तो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये ये वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड करेगा आपके बहने वाली करंट पे या लोड करंट पे, लोड करंट। बोला तो था वी के राजू टॉपिक नहीं पढ़े क्या अभी तक? ठीक है, मैं एक बार चेक करवा के डलवा दूंगा उसको वी के राज, ठीक है। हम्म, लोड करंट समझ में आया सबको? ये लोड करंट है, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप, कम करंट तो कम वोल्टेज ड्रॉप। और लोड करंट किस पे डिपेंड करती है? लोड पे। भारी लोड है तो ज्यादा करंट लेगा। ये है कि द एंगल बिटवीन स्टेटर द रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल इज कॉल्ड। इस कोण को क्या नाम दिया गया? इस कोण को मैं क्या नाम दूं? इस कोण को मैं क्या नाम दूं? किस कोण को? रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल। आपको पता है कि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में जब आप स्टेटर को थ्री फेज एसी सप्लाई देते हो तो स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। जो स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है या स्टेटर का जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। तो वही मान लीजिए ये स्टेटर फ्लक्स है, ये मान लीजिए क्या है? स्टेटर का घूमने वाला फ्लक्स, स्टेटर फ्लक्स है जो कि घूमता है। स्टेटर फ्लक्स जो कि क्या करता है? घूमता है। किस स्पीड से? सिंक्रोनस स्पीड से, स्टेटर फ्लक्स। अब रोटर भी है, रोटर के पोल हैं, रोटर पोल मान लीजिए, रोटर के पोल ऐसे हैं, इधर है रोटर के पोल, रोटर के पोल इस दिशा में है मान लीजिए। ऐसे ये रोटर के पोल हैं। तो स्टेटर फ्लक्स और रोटर पोल के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को नाम दिया गया, मान लीजिए कुछ नाम दे दो, ये इस नाम, इसको मान लो डेल्टा नाम दे दिया या अल्फा नाम दे दिया, ये डेल्टा। ये रोटर के पोल हैं, रोटर पोल स्टेटर फ्लक्स, इसको डेल्टा नाम दिया। डेल्टा जो होता है टॉर्क एंगल है। डेल्टा क्या है? टॉर्क एंगल। जो यहाँ डेल्टा है, मैंने जो लिखा है डेल्टा, यहाँ डेल्टा टॉर्क एंगल है, आघूर्ण कोण या बलाघूर्ण कोण। पावर फैक्टर एंगल थोड़ी है। पावर फैक्टर एंगल तो वी और आई के बीच में होता है भाई। पावर फैक्टर एंगल तो होता है वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल, थीटा। थीटा क्या होता है? वोल्टेज और करंट के बीच का कोण होता है, वी और आई के बीच का कोण, वोल्टेज और करंट के बीच का कोण, पावर फैक्टर एंगल। वी और आई के बीच का होता है। यहां वी और आई के बीच एंगल थोड़ी, स्टेटर फ्लक्स और रोटर पोल के बीच के एंगल को हम टॉर्क एंगल करते हैं। टॉर्क एंगल आघूर्ण को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। टॉर्क एंगल, बलाघूर्ण कोण या आघूर्ण कोण। याद रखना इससे सवाल, ऐसे ट्रिकी सवाल आएंगे आपके आईटीआई के एग्जाम में, कर ले जाओगे। अगला सवाल, ए सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी यूज्ड एज। एक सिंक्रोनस मोटर जो कि लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है उसको कैसे यूज किया जा सकता है? फेज एडवांसर के तौर पे, नॉइज जनरेटर के तौर पे, या मैकेनिकल सिंक्रोनाइजर के तौर पे, या वोल्टेज बूस्टर के तौर पे।
तो अगर एक सिंक्रोनस मोटर है जो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, तो पहले ये बताओ उसको यूज कैसे कर सकते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर जो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर सकती है, उसको हम एज ए कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। कैसे? एज ए कैपेसिटर। सिंक्रोनस मोटर जो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, हम उसको यूज कर सकते हैं एक कैपेसिटर के तौर पे। एक सिंक्रोनस मोटर जो कि लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, उसको हम कैपेसिटर के तौर पे यूज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पावर फैक्टर को बेहतर करने में, पावर फैक्टर को सुधारने में। किसको सुधारने? पावर फैक्टर को सुधारने में। अगर सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रही है, यानी ओवर एक्साइटेड केस में होगी, अति उत्तेजित अवस्था में होगी, तो वो एक संधारित्र, एक कैपेसिटर की तरह बर्ताव करती है। और कैपेसिटर का काम क्या होता है? पावर फैक्टर को सुधारना, पावर फैक्टर को बेहतर करना। तो इसमें सवाल है इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? फेज एडवांसर के तौर पे, कलाग्रकारी। फेज एडवांसर का भी काम है फेज को बेहतर करना, फेज को बेहतर करना, फेज को इंप्रूव करना, फेज को, पावर फैक्टर को। फेज एडवांसर का जो काम है कुछ वैसा ही ऐसा कि कैपेसिटर का काम है। फेज एडवांसर हो या फिर कैपेसिटर हो या सिंक्रोनस कंडेंसर हो या सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर हो, इन सबके काम एक जैसे ही हैं। कैपेसिटर हो, सिंक्रोनस कंडेंसर हो, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर हो या फेज एडवांसर हो, इन सबके काम एक जैसे हैं। पावर फैक्टर को बेहतर कर देना, पावर फैक्टर को बढ़ा देना, सुधार देना, बड़ा कर देना। तो फेज एडवांसर जो है ये क्या करता है? ये पावर फैक्टर को बेहतर करता है। तो काम कौन कर सकता है? आपका कैपेसिटर कर सकता है। और यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर अगर लीडिंग पावर फैक्टर पे है, यानी ओवर एक्साइटेड केस में है, तो कैपेसिटर की तरह बर्ताव करेगा, यानी उसको हम पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज ए फेज एडवांसर। बोलो, ये भी याद रखना, सिंक्रोनस मोटर अगर ओवर एक्साइटेड केस में है, यानी अति उत्तेजित अवस्था में है और शून्य भार यानी नो लोड पे है, शून्य भार यानी नो लोड पे है, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कैपेसिटर के तौर पे या सिंक्रोनस कंडेंसर के तौर पे या सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर के तौर पे या फेज एडवांसर के तौर पे, फेज एडवांसर के तौर पे। इसका आंसर बताइए। A synchronous motor is operating at no load at unity power factor. If the field current is increased, the power factor will become. केशव बताओ। एक सिंक्रोनस मोटर जो नो लोड पे काम कर रही है और यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रही है, अगर फील्ड करंट को बढ़ाएं तो पावर फैक्टर उसका क्या हो जाएगा और स्टेटर करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज लिखा हुआ है ये। डिक्रीज। देखो, एक सिंक्रोनस मोटर जो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रही है और नो लोड पे है, बना दो ग्राफ जरा। ये फील्ड करंट है और ये आर्मेचर करंट है। एक ग्राफ तो ये वी कर्व हो गया, नो लोड पे ग्राफ ऐसे था इसका, ठीक। ये तो था नो लोड पे ग्राफ। इस पॉइंट पे नॉमिनल एक्साइटेशन बोलते हैं, सामान्य उत्तेजन। यहाँ पे पावर फैक्टर 1 होता है। इधर होता है अंडर एक्साइटेशन यानी निम्न उत्तेजन, इधर पावर फैक्टर लैगिंग होता है। इधर होता है ओवर एक्साइटेशन यानी अति उत्तेजित अवस्था,
और इधर पावर फैक्टर लीडिंग होता है, इधर पावर फैक्टर लीडिंग, इधर पावर फैक्टर लैगिंग, इधर अंडर एक्साइटेशन, इधर ओवर एक्साइटेशन। ये सामान्य उत्तेजन या नॉमिनल एक्साइटेशन या पावर फैक्टर 1 है। आइए सवाल यह है कि सिंक्रोनस मोटर नो लोड पे काम करे यूनिटी पावर फैक्टर पे, यानी आप यहां पे हो, यूनिटी पावर फैक्टर यहीं पे तो होता है, ये यूनिटी पावर फैक्टर वाला केस है, ये यूनिटी पावर फैक्टर वाला केस है। एकाकी शक्ति गुणांक, एकाकी शक्ति गुणांक। एकाकी शक्ति गुणांक पे आप काम कर रहे हो। इफ फील्ड करंट इज इंक्रीज्ड, अगर फील्ड करंट को बढ़ा दिया जाए तो पावर फैक्टर क्या होगा? आप यहां पे हो तो पावर फैक्टर 1 है। अब यहां से फील्ड करंट को बढ़ाने का मतलब इधर जाना, आप यहां पे हो एकाकी शक्ति गुणांक पे, नॉमिनल एक्साइटेशन सामान्य उत्तेजन पे, यहां से फील्ड करंट को बढ़ाने का मतलब इधर जाना, और फील्ड करंट को बढ़ाने का मतलब इधर जाना, और अगर आप इधर गए फील्ड करंट को बढ़ा के तो पावर फैक्टर क्या होगा? इधर जाने पर पावर फैक्टर लीडिंग होता है, इधर जाने पर पावर फैक्टर लैगिंग होता है। तो आप फील्ड करंट बढ़ा रहे हो मतलब इधर जा रहे हो, फील्ड करंट बढ़ा रहे हो मतलब इधर जा रहे हो, पावर फैक्टर तो लीडिंग होगा। पावर फैक्टर कैसा होगा? लीडिंग। तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा, तो लैगिंग वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, लीडिंग वाले ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरा, स्टेटर करंट विल डिक्रीज, स्टेटर करंट विल इंक्रीज। स्टेटर मतलब क्या? आर्मेचर करंट। सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर किसको बोलते हैं? आर्मेचर को। तो स्टेटर करंट मतलब आर्मेचर करंट। स्टेटर किसको बोल सकते हो आप? आर्मेचर को। तो स्टेटर करंट मतलब आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? आप देखो इस पॉइंट के जब आप इधर राइट साइड जा रहे हो, आर्मेचर करंट क्या बढ़ रही है? बढ़ रही नहीं आर्मेचर करंट? देखो आप इधर जा रहे हो, अगर फील्ड करंट बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर जा रहे हो फील्ड करंट बढ़ाने पर आर्मेचर करंट बढ़ रही है। देखो इस फील्ड करंट पे आर्मेचर करंट अभी इतनी है, इस फील्ड करंट पे आर्मेचर करंट इतनी है, इस फील्ड करंट पे आर्मेचर करंट इतनी है, इस फील्ड करंट पे आर्मेचर करंट इतनी है। आप फील्ड करंट को बढ़ा रहे हो तो आर्मेचर करंट आपकी बढ़ रही है। ठीक, तो आपका पावर फैक्टर लीडिंग होगा और स्टेटर करंट आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी, यानी डी ऑप्शन आपका होगा सही, डी ऑप्शन। पावर फैक्टर विल बी लीडिंग एंड स्टेटर करंट विल इंक्रीज। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है तो बताओ। डी ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि फॉर 100% एक्साइटेशन इन सिंक्रोनस मोटर द रिलेशनशिप बिटवीन बैक ईएमएफ एंड अप्लाइड वोल्टेज। ये सवाल कल करवाया था आपको पिछली वीडियो में। 100% एक्साइटेशन का मतलब होता है आपका जो वी ईबी है बैक ईएमएफ और वी ये दोनों बराबर है, ईबी और वी बराबर है। 100% एक्साइटेशन मतलब नॉमिनल एक्साइटेशन। नॉमिनल एक्साइटेशन यानी सामान्य उत्तेजन, इस पे ईबी यानी बैक ईएमएफ और वी मतलब सप्लाई वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। और अंडर एक्साइटेशन अगर है यानी 100% से कम एक्साइटेशन है तो उस केस में आपका ईबी जो है वो कम होता है, वी जो है वो ज्यादा होता है। ईबी कम होता है, वी ज्यादा होता है अंडर एक्साइटेशन में, और पावर फैक्टर लैगिंग होता है। और अगर आपका उत्तेजन या एक्साइटेशन नॉमिनल से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे 100% से ज्यादा एक्साइटेशन होना, उसको बोलते हैं ओवर एक्साइटेशन। उसके से पावर फैक्टर लीडिंग होता है और ईबी की वैल्यू ज्यादा होती है वी से।
ईबी की वैल्यू ज्यादा होती है वी से। तो अगर ईबी ज्यादा है वी से, इसका मतलब लीडिंग और ओवर एक्साइटेशन। ईबी कम है वी से यानी अंडर एक्साइटेशन और लैगिंग पावर फैक्टर। और अगर ईबी बराबर वी है तो नॉमिनल एक्साइटेशन या 100% एक्साइटेशन, पावर फैक्टर 1। तो आपका पूछा है कि ईबी और वी की वैल्यू बराबर हो, 100% एक्साइटेशन पे क्या होगा, ईबी और वी का मान बराबर होगा। ईबी को ई लिखा है इसने, कोई दिक्कत नहीं, ई बराबर वी, ठीक है। ईबी को ई लिखा, ई बराबर वी। ऐसा सवाल हमने कल की क्लास में किया था, याद आ रहा है आपको? लास्ट सवाल यही था, समझाया था कल, तो आज नहीं समझाएंगे, आंसर आप बताएंगे। एक सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट कर रही है एट 1/4 ऑफ फुल लोड, यानी जिस लोड पे इसको डिजाइन किया गया उसके 1/4 लोड पे चल रही है। इफ इट्स फील्ड करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, यानी फील्ड करंट को जो करंट दी जा रही थी वो करंट देना बंद कर दें हम। अब या तो डीसी वोल्टेज जो था उसको हटा दिया गया हो, या फील्ड वाइंडिंग ओपन कर दिया गया हो, कुछ भी किया गया हो, बस रोटर की फील्ड वाइंडिंग को जो करंट दी जा रही थी वो बंद कर दी गई, तो इट वुड क्या होगा, इट वुड रन एट सुपर सिंक्रोनस स्पीड। ये सुपर सिंक्रोनस स्पीड मतलब सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा पे चलेगी। स्टॉप रनिंग, चलना बंद कर देगी। रन एट सब सिंक्रोनस स्पीड, सब सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनस से कम स्पीड पे चलेगी, या रन एट सिंक्रोनस स्पीड, या सिंक्रोनस पे चलेगी। तो वो सब सिंक्रोनस मतलब होता है सिंक्रोनस से कम, सब मतलब होता है कम, सब मतलब होता है कम, सब सिंक्रोनस स्पीड। सुपर का मतलब होता है ज्यादा, सुपर का मतलब होता है ज्यादा, सब मतलब कम और सुपर का मतलब होता है ज्यादा। तो आपकी मोटर ना तो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा पे रन करेगी, ना तो सिंक्रोनस से कम पे रन करेगी, बल्कि बिल्कुल सिंक्रोनस पे रन करेगी। इट विल रन एट सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकालिक गति से चलेगी, तुल्यकालिक गति से चलती रहेगी। जैसे सब मतलब होता है कम, जैसे आप कई बार सुने हो कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल आपने यूज किया। सब स्टैंडर्ड मतलब जिस टाइप का मटेरियल यूज किया जाना था उससे खराब मटेरियल आपने यूज किया। सुपर का मतलब होता है ज्यादा, जैसे कि हमने जितनी उम्मीद की थी आपने उससे सुपर काम किया, बढ़िया काम किया, या आप तो मेरे सुपर सीनियर हो, मतलब बड़े हो। तो सब मतलब कम, सुपर मतलब बड़ा या ज्यादा। तो आपकी मोटर क्या सिंक्रोनस से ज्यादा पे रन करेगी? सुपर सिंक्रोनस पे नहीं। क्या सिंक्रोनस से कंपेयर करेगी? सब सिंक्रोनस पे नहीं। रुक जाएगी? नहीं, सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेगी, क्योंकि लोड बहुत कम है, 1/4 लोड है। फील्ड करंट को अगर आपने हटा भी दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर तो खत्म हो जाएगी, मगर रिलक्टेंस टॉर्क, रिलक्टेंस पावर रहेगी, और जो इसको सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए पर्याप्त है सैलिएंट पोल मोटर में। पिछली क्लास में इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया था आपको, ठीक। इसका आंसर हो गया डी। अगला है ये कि एमोर्टिसायर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर क्या काम है। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले, एमोर्टिसायर कुंडली कुछ और नहीं बल्कि डैम्पर वाइंडिंग का दूसरा नाम है, ठीक है। एमोर्टिसियर, एमोर्टिसायर वाइंडिंग जो है ये कुछ और नहीं बल्कि डैम्पर वाइंडिंग को ही कहते हैं। ये डैम्पर वाइंडिंग को ही कहते हैं। एमोर्टिसायर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग को कहते हैं। तो एमोर्टिसायर वाइंडिंग या डैम्पर वाइंडिंग, सवाल यह है कि एमोर्टिसायर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर क्या काम है इसका। प्रोवाइड्स स्टार्टिंग टॉर्क ओनली, केवल शुरुआती बल गुण प्रदान करती है। प्रोवाइड्स स्टार्टिंग टॉर्क एंड एलिमिनेट्स हंटिंग, स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करती है और हंटिंग को कम करती है। ये ऑप्शन सही है, बी वाला। शुरुआती वाला गुण भी प्रदान करती है, मतलब इसको सेल्फ स्टार्ट बनाती है। क्या करती है? सेल्फ स्टार्ट बनाती है, और साथ ही साथ हंटिंग को कम करती है, हंटिंग को खत्म करती है। हंटिंग को खत्म करती है कह दो, चाहे हंटिंग को कम करती है कह दो, एक ही बात है लगभग।
तो हंटिंग को कम करना और मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना, स्वचालित बनाना, ये दोनों काम होते हैं डैम्पर वाइंडिंग के। तो ये सवाल ये था कि डैम्पर वाइंडिंग का ही दूसरा नाम है एमोर्टिसायर वाइंडिंग या एमोर्टिसायर कुंडली। ठीक, ओके मुकुल। अगला सवाल ये है, बताइए वी कर्व फॉर आइसोलेटेड 3 फेज सिंक्रोनस मोटर शो। वी कर्व के बारे में सवाल पूछा है, बताओ कि द वेरिएशन ऑफ मैकेनिकल पावर विद फील्ड एक्साइटेशन एट कांस्टेंट स्पीड, द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर वोल्टेज विद फील्ड एक्साइटेशन एट कांस्टेंट मैकेनिकल पावर, द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर वोल्टेज विद मैकेनिकल पावर एट कांस्टेंट फील्ड एक्साइटेशन, द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट विद फील्ड एक्साइटेशन एट कांस्टेंट मैकेनिकल पावर। देखो ये तो आपको पता है कि वी कर्व किसके किसके बीच में बनाते हैं, पता है ना। इधर होती है फील्ड करंट, इधर होती है आर्मेचर करंट। आइए ऐसे बनाते हो आप, ये जो ग्राफ आप बनाते हो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में, एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पे फील्ड करंट और वाई एक्सिस पे आर्मेचर करंट होती है, और ग्राफ आप ऐसे बनाते। इस पूरे ग्राफ में एक चीज है जो कांस्टेंट भी है, फील्ड करंट नहीं कांस्टेंट, वो तो चेंज हो रही है फील्ड करंट। आर्मेचर करंट भी नहीं कांस्टेंट, वो भी चेंज हो रही है। एक चीज कांस्टेंट, क्या? मैकेनिकल पावर। यानी एक फिक्स्ड लोड पे आप ये पूरा ग्राफ बनाते हो। ये जो ग्राफ पूरा बना है एट ए कांस्टेंट पावर, एट ए कांस्टेंट लोड, एक नियत लोड पर बनाया जाता है ग्राफ, एक नियत लोड पर या एक फिक्स लोड पर या एक फिक्स मैकेनिकल पावर पर, एक फिक्स पावर पर। इस पूरे ग्राफ में पावर की वैल्यू या लोड की वैल्यू फिक्स रहेगी। फील्ड करंट चेंज होगी, आर्मेचर करंट चेंज होगी, पावर फैक्टर चेंज होगा, मगर जो लोड है मैकेनिकल पावर है वो फिक्स रहेगी, फिक्स। तो जो आप ग्राफ बनाते हो वी कर्व, वो ग्राफ आप बनाते हो फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट इन दोनों के बीच में, यही तो करते हो आप, लेकिन एट कांस्टेंट मैकेनिकल पावर या एट कांस्टेंट लोड, एक ही बात है, वहां लिखा है एट कांस्टेंट लोड, एट कांस्टेंट मैकेनिकल पावर या एट कांस्टेंट लोड, एक नियत लोड पर, एक नियत यांत्रिक शक्ति पर, एक नियत लोड पर या एक नियत यांत्रिक शक्ति पर। तो क्या होगा? द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट विद फील्ड एक्साइटेशन। फील्ड करंट को ही फील्ड एक्साइटेशन बोल सकते हो, जो फील्ड करंट है ना उसे फील्ड एक्साइटेशन बोल सकते हो एट कांस्टेंट मैकेनिकल पावर। डी ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है, अगला सवाल। ए सिंक्रोनस मोटर इज सेड टू बी फ्लोटिंग व्हेन इट ऑपरेट्स। सिंक्रोनस मोटर को फ्लोटिंग कब कहा जाता है? सिंक्रोनस मोटर फ्लोटिंग कब कहलाती है बताओ? एक अवस्था है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एक अवस्था का नाम है सिंक्रोनस मोटर में। कब? जब सिंक्रोनस मोटर नो लोड पर हो और उसमें कोई लॉस ना हो रहा हो, निर्भर तथा बिना हानि के। अगर सिंक्रोनस मोटर में कोई लोड नहीं लगा हुआ है और सिंक्रोनस मोटर में कोई हानि नहीं हो रही, कोई लॉस नहीं हो रहा है, उस केस में हम बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर फ्लोटिंग अवस्था में है। किस अवस्था में है?
फ्लोटिंग फ्लोटिंग फ्लोटिंग। तो सिंक्रोनस मोटर फ्लोटिंग कब कहलाती है? जब उसके ऊपर कोई भार नहीं है तथा उसमें कोई हानि नहीं हो रही है। व्हेन इट इज ऑन व्हेन इट इज ऑन नो लोड, मतलब कोई भार नहीं है तथा कोई हानि नहीं है, बिना हानि के और बिना भार के, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग अवस्था में होना। ठीक, क्लियर है? और अगला सवाल ये है, इसका बताइए कि फॉर सिंक्रोनस मशीन, एक तुल्यकालिक मशीन के लिए पहला ऑप्शन रोटर स्पीड बराबर स्टेटर फील्ड स्पीड, या रोटर स्पीड ज्यादा होती है स्टेटर फील्ड स्पीड से, या क्या? तो सिंक्रोनस मशीन के लिए जो रोटर की घूमने की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड है, और स्टेटर के घूमने की स्टेटर फील्ड की स्पीड वो भी सिंक्रोनस स्पीड है। भाई स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से घूमती है? सिंक्रोनस स्पीड से। स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से घूमती है? तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है। और रोटर किस स्पीड से घूमता है? वो भी सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। सिंक्रोनस मोटर में ही तो होता है, रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड से, दोनों सिंक्रोनस स्पीड से घूमते हैं। तो रोटर स्पीड और स्टेटर फील्ड स्पीड दोनों बराबर स्पीड से घूमते हैं। ए ऑप्शन क्या? ए ये नहीं है रोटर स्पीड बराबर स्टेटर स्पीड। स्टेटर तो रुका रहता है, स्टेटर की स्पीड थोड़ी होती है, स्टेटर तो रुका रहता है, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड घूमती है सिंक्रोनस स्पीड से। और अगला सवाल है कि द पावर आउटपुट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज, ये बताइए पावर आउटपुट ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज। ये फार्मूला आपको बता रखा है हमने कि पावर का फार्मूला क्या होता है, EV बाई एक्स साइन डेल्टा। यहां से आप लिख सकते हो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। P व्युत्क्रमानुपाती एक्स के, जहां P क्या है? पावर एक्स का रिएक्टेंस, या इसको सिंक्रोनस रिएक्टेंस का दो। एक्स रिएक्टेंस है या सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, तो जो आपकी पावर है वो सिंक्रोनस रिएक्टेंस की व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो आपकी शक्ति है वो प्रतिघात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। So your power is, the output power is inversely proportional to reactance. Your output power is inversely proportional to reactance. Inversely proportional to synchronous reactance या reactance? B ऑप्शन होगा, inversely proportional to synchronous reactance. Inversely proportional to synchronous reactance, जो आपका पावर है वो synchronous reactance की inversely proportional है। तो कोई दिक्कत है यहां तक? तो उम्मीद है जितने भी सवाल आपको करवाए गए आपको समझ में आए होंगे, कुछ नए सवाल आपको मिले होंगे, कुछ पॉइंट्स आपको जो नए मिले उसको आप याद रख लेना। और यहाँ से आपके सवाल ITI के एग्जाम में या JEE के एग्जाम में, दोनों के एग्जाम में आते हैं। ये ऐसे सवाल थे जो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत गहरे नहीं थे, छोटे छोटे पॉइंट वाले थे, ये सवाल आ सकता है। इन सब सारे सवालों का जवाब आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा होना चाहिए कि सवाल आए और सीधे आंसर टिक कर दो, या रटा होना चाहिए। ऐसे सवाल जो आप अभी देख रहे हो ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे तो आपको सोचने का टाइम वहां नहीं खर्च करना है, बल्कि वो टाइम बचा करके किसी और नए सवाल पे खर्च करने की कोशिश करनी है। ठीक, तो आज इतने सवाल करवाए गए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये जो एक्स है ना, ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस या रिएक्टेंस को तुल्यकालिक प्रतिघात या प्रतिघात, और पी क्या है? पावर। ये फार्मूला बताया ना, EV बाई एक्स साइन डेल्टा, उसी फार्मूले से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।